गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चलो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं हम लोग आज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम मेनली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम शुरू करेंगे आपका रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, ये सब चीज़ें, केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे, केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे। आ जाओ, ठीक है। रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, चलो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन क्या होता है, क्या बोलेंगे हम रिएक्शन, जब पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, यानी रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटेंगे और फिर क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, नए बॉन्ड्स बन जाएंगे। जब ये प्रोसेस होता है उसमें आपका दो चीज़ें और होंगी। रिएक्टेंट में आपकी दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो, सबस्ट्रेट पढ़ते हो और रिएजेंट पढ़ते हो, है ना। ठीक है, तो रिएजेंट का मेन काम, सबस्ट्रेट का मेन काम क्या होता है आपका, देखो सबस्ट्रेट जो होता है वो रिएक्टेंट में वो मेनली क्या काम करता है, सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज रिएजेंट, यानी जो नया बॉन्ड बनाने में मदद करेगा कार्बन में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सबस्ट्रेट बोलेंगे। बाकी जो दूसरा रहेगा वो रिएजेंट कहलाता है। डायरेक्टली आपका जो सबस्ट्रेट है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके ऊपर एक रिएजेंट आके अटैक करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। हम टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट भी अभी पढ़ेंगे। तो जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों को अभी डील करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात आती है बॉन्ड टूटने की। बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड टूटेगा कैसे, दो तरह से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फिर फ्यूजन। हेट्रोलिटिक क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक क्लीवेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका इलेक्ट्रॉन का और किसका जनरेशन होगा, आयंस बनेंगे। देखिए यहाँ पर, है ना, अगर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पूरा का पूरा इस Z के पास चला जाए तो Z आपका नेगेटिव आयन बन जाएगा और ये जो कार्बन उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कार्बन के पास चला जाए तो कार्बन आपका नेगेटिव हो जाएगा और Z क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये केस होता है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज में, ठीक है, जिसको हम आयोनिक क्लीवेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और एक न्यूट्रल स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो न्यूट्रल स्पीशीज़ होती है उसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम इसको अनआयनिक क्लीवेज भी बोलते हैं। और ये जो स्पीशीज़ बनती है इसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ रिएजेंट में आइए। दो तरह के रिएजेंट पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पढ़ोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, ऐसे रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते हैं ये, यानी कि ये कैसे होंगे, आपके पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। पॉजिटिव चार्ज में एग्जाम्पल्स देख लो, क्या होगा, H+, HSO3+, है ना, NO+, NO2+, ये आपके एग्जाम्पल्स है किसके, चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। इन सब के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन के पास जाके क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर में, तभी वो अटैक करेगा। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके रिएजेंट है। रिएजेंट क्या करते हैं, आपका रिएक्टेंट के जो सबस्ट्रेट होता है उस पर जाके वो अटैक करता है। अब वो जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, वो उसके पास कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो उसी हिसाब से आपका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो क्या जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनका जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, BF3, है ना, AlCl3, ये सब आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स है। इनको हम ल्यूइस एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन और अमोनियम आयन में नाइट्रोजन, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन में ये दे सकता है पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप सोचोगे कि पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में, न्यूक्लियोफिलिक ए रिएजेंट दैट ब्रिंग्स अ इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एक्टिव साइट। ठीक है, मतलब ये ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, यानी कि ये कैसे होंगे, आपके नेगेटिवली चार्ज होंगे, H-, OH-, OR-, CN-, ये सब आपके क्या है,
नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और अगर उसमें जाते हो और क्या हो सकता है आपका, ऑल लुईस बेसिस, जितने भी लुईस के बेसिस होते हैं, बेसिस क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेसिस डोनेट करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपके कैसे होंगे, जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास है, ROH के पास यहाँ पर O, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया में नाइट्रोजन के पास है, तो दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, रीएजेंट, ठीक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, जिसमें दो साइट होगा, एम्बिडेंट लिगेंड आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने, उसमें क्या होता है, दो साइट होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होंगे, ठीक है, जो कि आपका क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो है आपका कार्बोकेटायन, ठीक है। कार्बोकेटायन में क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो कार्बोकेटायन यानी कार्बन के ऊपर आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और ये कैसा बिहेव करेंगे, आपका इलेक्ट्रोफाइल की जैसा बिहेव करेंगे। कैसा बिहेव करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेंगे। इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है क्योंकि बाहर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, मतलब 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, आपके पेयर्ड, इसलिए ये कैसे होंगे, आपके डायमैग्नेटिक होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी शेप की बात करते हो तो ये आपका कैसे होता है, sp2 होता है, ठीक है, sp2 होगा ये। आगे देखते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका कैसा है, sp2 है। कार्बन आयंस में आइए, कम टू द कार्बन आयंस। कार्बन आयंस यानी कि कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यानी कि कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, दैट मीन्स इट इज 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ये कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, आपकी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन के जैसी होगी, ठीक। नेक्स्ट इंटरमीडिएट में आइए, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कार्बन एटम के ऊपर, है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब कि ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी कि ये कैसा स्पीशीज है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये कैसा स्पीशीज हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आइए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में इसमें 4 पढ़ोगे, इंडक्टिव पढ़ोगे, मेसोमेरिक पढ़ोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। ये जो इफेक्ट आपका अराइज होता है, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटम और द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये होता क्यों है, जब भी कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो या एटम कुछ जुड़ा हो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, उनका जब क्या होने लगे, डिस्प्लेसमेंट होने लगे, वो अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह क्या होने लगे, जाने लगे, तो उसके कारण आपका क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आपका 4 है, ठीक है। ये आपका है नंबर 1 पे हम जो पढ़ेंगे वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इसमें पोलराइजेशन होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, जैसे कि कार्बन कार्बन जो है ये आपका क्या है, ये नॉन पोलर होता है, लेकिन इसमें भी पोलराइजेशन कॉज होगा। किसके कारण होगा, कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड टू एज एन इंडक्टिव इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या होगा, जैसे समझ लो कि कोई ऐसा आपका हाइड्रोकार्बन की चेन है और आपके कार्बन कार्बन की वो कैसे आपके नॉन पोलर है, लेकिन कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ गया है जो कि क्या कर रहा है, उसमें पोलराइजेशन करना शुरू कर दिया। पोलराइजेशन कब करेगा, जब ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो कि बीच में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स उसको क्या करने लगे, आपको पोल्स में क्रिएट करने लगे, उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होने लगे, डिस्प्लेसमेंट होने लगे। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होंगे, पोल्स क्रिएट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करने लगेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो -I ग्रुप्स देख लो क्या होते हैं आपके, ये आपके -I ग्रुप्स होंगे, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स है -I ग्रुप का, ठीक है। और ये आपका क्या है, +I ग्रुप्स, माइनस इंडक्टिव और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट्स,
ठीक है। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, ऐसा ग्रुप जो कि हाइड्रोकार्बन में जुड़ के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, एप्लीकेशंस देख लो। यहाँ पर अब ये मेन चीज़ें शुरू हो गई, एप्लीकेशन, दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू अप्लाई इन योर क्वेश्चंस। एप्लीकेशन को ही आप क्या करोगे, क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, तो इसलिए अब नोट डाउन करना थोड़ा सा शुरू कर दीजिएगा। डोंट कि मैम ने भेज दिया है तो नोट नहीं करना है, इसको नोट करिए, लिखिए थोड़ा, ठीक है। देखिए पहले एप्लीकेशन क्या देखेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, किस तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। देखिए कार्बोकेटाइन क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज हमको क्या करना है, घटाना है कि बढ़ाना है। इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए भाई। अगर तुम्हारे सिर में बहुत सारी किताब रखी हुई है, तुम नहीं चल पा रहे हो, तो मैं क्या करूंगी, तुम्हारे सिर से किताब को उठाऊंगी ना, कि और किताब रख दूंगी तुम्हारे सिर पे, रख दूंगी क्या, नहीं ना, हटाऊंगी ना। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें इसका क्या करना है, कार्बोकेटाइन को घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा ग्रुप देना पड़ेगा हमको वहां पर जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा। आया कि नहीं समझ में, ठीक। तो यहाँ पर जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट मीन्स प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आपको जोड़ना है। जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन उसके पास से खींचेगा, यानी कि मैं आपके सिर पर और किताब रखती जाऊंगी। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज अफेक्टेड बाय प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कैसे ग्रुप होते हैं आपके, ये सब आपके प्लस आई ग्रुप होते हैं। मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो यहाँ इसके पास सब तरफ से क्या आएंगे, बच्चा इधर देखो, ओ इधर सब तरफ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, दैट मीन्स इसका पॉजिटिव चार्ज घटेगा। यहाँ पर केवल 2 है, इसका घटेगा लेकिन थोड़ा कम घटेगा, इसका भी घटेगा लेकिन इसके कंपैरिजन में कम, और इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करते हो तो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर दूसरा, फिर उससे कम तीसरा, और सबसे कम फोर्थ वाला होगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आपका कार्ब एनायन। कार्ब एनायन यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी ऐसा ग्रुप जोड़ना है हमको जो क्या करे, इसके ऊपर का नेगेटिव को क्या करे, कम करे, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आप जोड़ोगे तो उसके ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या करना है आपको, ये इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, और प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और देता है ना। तो जस्ट इट विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बन आयन, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप मैंने भी आपको तुरंत बताया था, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, राइट। तो यहाँ पर ये आपका कैसा है, नेगेटिव है ना, हर तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या होगा, ये और नेगेटिव होता जाएगा, और नेगेटिव होता जाएगा, है ना, ठीक है। यानी कि कम से कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप रहेगा वो ज़्यादा ही स्टेबल रहेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे, है ना, इसका नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाए। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल फोर्थ वाला होगा, उससे कम थर्ड, देन सेकेंड एंड देन द फर्स्ट वन, ठीक है, स्टेबिलिटी। ओके, नाउ कम और एग्जांपल्स देख लो। जब आप ऐसा ग्रुप जोड़ रहे हो, मतलब आपका फ्लोरो क्या है, आपका माइनस आई इफेक्ट ही दिखाता है, बट नाउ कम्स टू द डिस्टेंस, कितनी दूरी पर है, ठीक है। जो जितनी दूरी पर रहेगा इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। बात समझ रहे हो, है ना। लेन देन की अगर बात करते हैं, समझ लो मेरे बगल में यहाँ सर बैठे हैं, सर को मैं किताब दे सकती हूँ, सर से ले सकती हूँ, लेकिन कोई दूर में बैठा हुआ तो यहाँ से वहाँ ऐसे पास होके जाएगा ना वो। सो थिंग विल बी, वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो सकता है बीच में तुम लोग बदमाश हो, एक तो पन्ना ही निकाल दो, पन्ना गायब हो जाए किताब का, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो जितना मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उतना ही मैक्सिमम आपका आई इफेक्ट रहेगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हो तो देखो फ्लोरीन जो है यहाँ पर एकदम पास में है, फिर यहाँ पर दूर हो गया, और यहाँ पर सबसे दूर हो गया, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, उससे कम, और सबसे कम इसकी होगी, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हो
कि सबसे ज़्यादा आपका ये किसकी बात हो रही है, कार्ब एनाइन की बात हो रही है ना, तो मैक्सिमम आई इफेक्ट किसका होगा, एफ का होता है, नेगेटिव चार्ज विल बी मिनिमम। सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट किसका है, एफ का है, फ्लोरो ग्रुप का है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, उससे कम इसका होगा OH का, और सबसे कम NH2 का होगा। तो ये भी याद रखिएगा, 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ जुड़े हुए हैं, उनकी दूरी कितनी है ना, और अगर समान दूरी पर है तो समान दूरी में कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनका हम कौन सा उसको ऑर्डर देंगे, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में आ जाओ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड क्या होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो आसानी से क्या कर दें, आपका H+ आयंस दे दे, राइट, एक्वियस सॉल्यूशन में आसानी से H+ आयंस दे दे। तो अगर हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम Ka से डिनोट करते हैं उसको हम लिखेंगे तो डिसोसिएशन ऑफ H+ आयंस एंड जो आपका ये है वो और आपका रिएक्टेंट, राइट। तो अगर जितना ये आपका क्या होगा, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयंस। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितना ज़्यादा H+ आयंस मिलता जाएगा, जितना ज़्यादा H+ होता जाएगा उतना ज़्यादा Ka की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जितना Ka की वैल्यू बढ़ती जाएगी, pKa की वैल्यू क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। और pH क्या होगा, घटता जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन का pH कैसा होता है, कम होता है ना, 7 से कम होता है, राइट, ठीक है। और 7 से ऊपर किसका होता है, आपका एल्कलाइन सॉल्यूशंस का होता है, ओके। तो जब अगर हम कह रहे हैं कि H+ आयंस बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स pH क्या है आपका, कम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका बहुत ज़्यादा है, और pKa वैल्यू उसकी क्या है, कम है, और pH वैल्यू भी क्या है, कम है। इसका जस्ट अपोजिट किसके लिए हो जाएगा, आपका वीक एसिड्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका कॉन्जुगेट बेस का। जितना ज़्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा, मतलब H निकल गया, H+ आयंस निकल गया, उसके बाद क्या रह गया, वो बेस बच गया, ठीक है, उसके पास किसकी कमी हुई। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड बेस में क्या फ़र्क होता है पता है, केवल एक हाइड्रोजन का फ़र्क होता है, ठीक है, केवल एक हाइड्रोजन से दोनों क्या करते हैं, डिफर करते हैं, ठीक है। वो आपको केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में डिटेल में बताएंगे, यहाँ पर डिटेल नहीं है, यहाँ पर हम बस अभी इसकी प्रॉपर्टी पे ही फोकस रखेंगे, ठीक है। सो अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा रहेगा, उतना ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ की बात करते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा रहेगा जितना स्टेबल आपका क्या रहेगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहे। भाई कोई चीज़ अगर हट कर गई है, बात समझ रहे हो, अगर H+ हट कर गया है तो जिससे वो हटा है वो स्टेबल रहे, अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो H+ को वापस आना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो कॉन्जुगेट बेस मस्ट बी स्टेबल, ठीक है, लेकिन वो वीक रहेगा, याद रखना, वीक रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, वो क्या होगा, वीक बेस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे HCl की बात होती है, H+ निकाल दोगे तो क्या हो गया आपका Cl-, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, ये एसिड है और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर आप कंपेयर करते हो +I इफेक्ट से, तो एसिडिटी कैसे वेरी करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ +I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, -I इफेक्ट के, सॉरी, -I इफेक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और +I इफेक्ट के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लो, देखो जैसे CH4 है, इसमें से H+ निकाल दिया, क्या बना, CH3-, ठीक है। NH2 से क्या, NH3 से निकाला, एक H+ निकाल दिया तो क्या बना, NH2, ठीक है। फिर H2O से एक H+ निकाल दिया तो OH-, HF से निकाल दिया तो क्या बच गया आपका F-। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही स्टेबल आपका क्या रहेगा, एनायन रहेगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा उसका एसिड जो रहेगा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, मोस्ट एसिडिक रहेगा। तो अगर उस ऑर्डर को हम देखते हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या है बच्चा, कार्बन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है आपका, ये है, राइट, ये नेगेटिव है और इसी के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑन बिग साइज एटम, अगर हम बात करते हैं कि वो सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप में ऑक्सीजन भी है, फिर सल्फर भी है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो जितने बड़े आपका साइज में नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही स्टेबल आपका क्या होगा, एनायन होगा, है ना। ये मैंने आपको फेजान्स रूल में भी कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, फेजान्स रूल बताया था, पोलैरिटी
कोवलेंट बॉन्ड में, है ना, वो सब बताया था थोड़ा सा। तो जितना ज़्यादा साइज बड़ा है अगर आपका नेगेटिव आयन का और उसके ऊपर उतने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हो ऑक्सीजन का और सल्फर का, तो साइज किसका ज़्यादा बड़ा होता है? सल्फर का। तो सल्फर के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है आयन के ऊपर, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? आपका सल्फर, क्योंकि उसका साइज क्या है? बड़ा है। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एसिडिक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते जाइए, 2-4 एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए इधर आइए, ज़रा सा इधर देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ पे आ जाओ। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ में देखो, बेसिक स्ट्रेंथ आपका किस पे डिपेंड करेगा? बेस स्पीशीज विच कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H+। ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर सकते हैं? शेयरिंग कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब Kb की वैल्यू यानी कि आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे वहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपका एसिडिटी, यहाँ पर बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ क्या है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pKb के और स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि बेस से अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से निकल रहे हैं तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कैसा होना चाहिए? वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको इस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ना पड़े, वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रेंथ ये भी डिपेंड करता है एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। आसानी से, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है वो उतना अच्छा बेस होगा आपका। ठीक है, तो अगर उसको हम ध्यान में रखते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाली बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहा है। यानी कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आपके प्लस आई इफेक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 की बात करते हैं, ये यहाँ पर आपका क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच ले रहा है ना भाई। अब इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा बेस, है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई, डोनेट करने की एबिलिटी भी घट गई, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी। ठीक है, और यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। इसके कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल्स करा रहे हैं, उसके बाद देन यू सी बाय योरसेल्फ। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये देख लो जरा सा, एग्जाम्पल है CH3CH2NH2। ठीक है, यहाँ पर ये कैसा नाइट्रोजन है आपका? sp3। ये कैसा है आपका? sp2। और ये कैसा है आपका? sp। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? जिसके पास ज़्यादा क्या होगा? आपका s कैरेक्टर। sp मीन्स 50% एस कैरेक्टर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। NH ग्रुप सब जगह है, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन भी देगा, लेकिन सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो गया है। यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर कोई चीज़, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगी। दैट मीन्स बेसिसिटी उसकी क्या हो जानी है? घट जानी है। तो अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ देखते हो तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, देन उससे कम ये होगा और सबसे कम ये होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, देख लो, इसमें भी देखो क्या है आपका? बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये एल्किल ग्रुप कितने? 1 2 3। यहाँ पर कितना है? 1 2। यहाँ पर ओनली सिंगल। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया है? OH ग्रुप आ गया है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप रहेगा, इन्हें जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करने के लिए उसको क्या करेगा? प्रेरित करेगा, है ना। अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाएगा ना, तो वो डोनेट करेगा। बात समझ रहे हो, है ना। दैट मीन्स जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप उतना ज़्यादा आपका वो क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें भी वही है आपका प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। ऑर्डर देख लो, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका रहेगा? आपका माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, NH3 प्लस का है, ये प्लस है ना, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, है ना। तो ये सबसे कम बेसिक होगा। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है यहाँ पर। जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो, तो क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है डोनेट होने के लिए, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए सी का सबसे कम है। उसके बाद उससे ज़्यादा किसका है, बी का है, और सबसे ज़्यादा किसका है आपका, ए का है। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसका अरेंज ऑर्डर भी याद रखिएगा, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, कहाँ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, फिर है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स की बात होती है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, रेजोनेंस में आ जाओ। ठीक है, बाकी वो चीज़ें आप देख लेना, रेजोनेंस में आ जाओ। रेजोनेंस क्या होता है, लास्ट टाइम भी बताया था, सिंगल स्ट्रक्चर से जब हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, देन वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि आपका रियल स्ट्रक्चर के बीच में, उसके बीच में कहीं एक रियल स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो हम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब इसका एक मिलाकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुल मिलाकर जो उसको रिप्रेजेंट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या ऑल द पॉसिबल, इसमें आप लगभग पूरी प्रॉपर्टीज़ को क्या है, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। रेजोनेंस, ये मैंने पहले बताया था, ये हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसमें डीलोकलाइजेशन किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, पाई पाई जैसे कि आपका डबल डबल बॉन्ड के बीच में, ये थोड़ा सा देखने वाला है किस तरह से हो, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ करने वाले हो ना, तो आगे क्या है, ये काम आएगा। ठीक है, जब पाई पाई कॉन्जुगेशन है आपका डबल बॉन्ड के बीच में, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, दिख रहा है, तो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ रही है। पाई पाई कॉन्जुगेशन यानी कि दो डबल बॉन्ड्स है वहाँ पर, अब वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होगा, तो जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पर डबल था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, तो जहाँ से हटा है उसके कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जिधर से निकल रहा है, याद रखो किधर से, जिधर से ये निकलते हुए जा रहा है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हुआ वहाँ पर पॉजिटिव, और जिसके पास गया इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी जरूरी है, देख लो मूवमेंट कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का, डबल बॉन्ड भी है और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपनी तरफ वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पुल करता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की अगर बात करते हो तो ये ऐसे गया, और फिर ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके पास यहाँ पर क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, दिस इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। मैंने क्या कहा था, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का, जहाँ से डबल बॉन्ड टूटना शुरू होगा वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और जहाँ जाके खत्म होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से मूवमेंट होना शुरू हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, इधर देखो पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आई। उसके बाद जब ये वाला आपका है ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, जब वो मूवमेंट शुरू करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से मूवमेंट होता है। ठीक, उसके बाद जब आपका डबल बॉन्ड हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तब कैसे मूवमेंट होगा, किस तरफ खींचेगा। देखो, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हमने क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, डबल बॉन्ड में जाने की कोशिश करेगा, और जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, वो सिंगल बॉन्ड में टूटने की कोशिश करेगा। तो जहाँ से ये टूटा, यहाँ से ये क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कम हो गया, दैट इज इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पे क्या हो गया आपका, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, डू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, जब आपका डबल बॉन्ड हो और नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ भी क्या करना है आपको, देखो जहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है, जहाँ पर ये गया आपका डबल बॉन्ड टूट के, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिसके पास से ये आपका टूट कर गया सिंगल बॉन्ड पे, वहाँ पर क्या हो गया आपका, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, आई एम नॉट गिविंग लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, ये सब आपका दिया हुआ है, मैंने शेयर किया हुआ है, सो वी विल नॉट वेस्ट मच टाइम इन दिस। ठीक है, उसके बाद अगर जब बात आती है कि पॉजिटिव और डबल बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होगा, जहाँ पर पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है, देखिएगा इधर, है ना, तो यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे टूटा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया,
डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो और चार्ज लगा रहे हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वो सेम होना चाहिए, चार्ज कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में एक में पॉजिटिव था एक में नेगेटिव था, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया उसमें दोनों नेगेटिव कर दिया। सो जस्ट चेक इट योरसेल्फ, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर क्या था, एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, एक पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या है, एक पॉजिटिव है। तो जस्ट कीप इन माइंड, डोंट डिस्टर्ब इट, उसको डिस्टर्ब मत करिएगा। बस इतना याद रखो, जहाँ से बॉन्ड टूट कर जा रहा है, जहाँ से टूट गया है, जा रहा है, जिसके पास आखिरी में पहुँचेगा, तो क्या पहुँच रहा है उसके पास टूट के, इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी वो नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ से टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना याद रखो, गड़बड़ नहीं होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ जाओ। उसके बाद जब फ्री रेडिकल की बात आती है तब क्या होना है भाई, देखो ये ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मैकेनिज्म लगाओगे ना उस समय ये बहुत काम आएगा कि कहाँ पर बॉन्ड तोड़ दिया, कहाँ पर क्या जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पर देख लो भाई क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, यहाँ पर भी आपका फ्री रेडिकल है, ये भी क्या करेगा, इसको अपने ऊपर से उस इलेक्ट्रॉन को हटाने की कोशिश करेगा, रेजोनेट करेगा ना, उसके पास जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर वो ले लेगा। तो रेजोनेंट में क्या होगा कि ये जो है आपका यहाँ पर क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ का डबल बॉन्ड तो हटेगा ना, बात समझ में आ रही है। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और कैसा होगा, ये फ्री रेडिकल जैसे टूटता है ना उस तरह से टूटेगा। जहाँ पर फ्री रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मैंने आपको बताया था फिश एरो, हाफ एरो, ऐसा वाला बनाओगे आप, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड टूटेगा वो कैसा हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ये देखो जब आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक, तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर करके सिंगल को क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा, और जो पॉजिटिव वाला ये आपका है, ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है ना, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, नोट को ध्यान रखो, व्हेन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स आर इनक्लोज्ड इन ए रिंग of alternating double bonds and a single bond, we push all the pi bonds over one position to do its resonating structure with no charge of separation। जब आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे आपके क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, आपका क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ चार्ज दिखा रहे थे ना, यहाँ पर यू डोंट हैव टू शो एनी चार्ज, यू जस्ट हैव टू डू द अल्टरनेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। बात समझ में आ गई, है ना। चलो आगे देखो, हाँ ये याद रखना थोड़ा ना, ये भी एक पॉइंट है नोट करने वाला कि आपका जब पॉजिटिव, नेगेटिव और जो फ्री रेडिकल लोन पेयर जो डबल बॉन्ड पे होगा, वो किसी भी तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो लोकलाइज्ड होता है, उसका डीलोकलाइजेशन नहीं होता, वो कहीं भी इधर से उधर नहीं जाएगा। याद रखना, किस चीज़ का याद रखोगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्री रेडिकल, लोन पेयर जो डबल बॉन्ड पे है, ठीक है, ऑन द डबल बॉन्ड एटम इन ए रिंग, जो रिंग में है, जो डबल बॉन्ड पे, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव किस पे है, आपका डबल बॉन्ड के पास में है, डबल बॉन्ड पे है, नेगेटिव क्या है, डबल बॉन्ड पे है, यहाँ पर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे, ठीक है। तो इनका जो है डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, ये वहीं के वहीं रहते हैं, याद रखना, ठीक है। लोकलाइजेशन किसका होगा, अब देखो ये वाला जैसे है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, रिंग के डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, ये रिंग की बात हो रही है ना, तो इनका लोकलाइजेशन क्या है, संभव है, ठीक है। आई बात समझ में, ये नहीं होगा, ये लोकलाइज्ड है। नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड जो है वो कैसा है आपका, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड नहीं है, देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूर है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो सकता है आपका, डीलोकलाइज हो सकता है, ये मूवमेंट शो कर सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जाओ। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, समझ में आ रहा है, की कोशिश मत करिएगा बस, चलिए। नाउ यू हैव टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं जिससे हम स्टेबिलिटी को करेंगे, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग ऑक्टेट कंप्लीट ऑफ ऑल द एटम्स,
अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसका पूरा ऑक्टेट क्या है आपका, एटम्स का पूरा ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, दैट मीन्स वो स्टेबल होगा। ठीक है, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नॉन पोलर यानी जिसमें चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो वो स्टेबल रहेगा ना, जो चार्ज है वो उसको क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अगर दोनों ही चार्ज है तो क्या होगा, इफ बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर चार्ज देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज किस पे है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज किस पे है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि आपका क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़्यादा आपका स्टेबल होगा। बात समझ में आई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटम जुड़ा हुआ है, तो दो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं उसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, और जो आपका कम है, आपका वो है लेस पॉजिटिव है, उस पर कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो तब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इसका अपोजिट कर दोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, गड़बड़ा जाएगी। बात समझ में आई? एग्जाम्पल बता दे इसका, देखो आगे देखो एग्जाम्पल है, देखो आगे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, आगे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल्स हैं। देखो पहले रूल्स देख लो, ठीक। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच अनलाइक चार्जेस आर एट मिनिमम सेपरेशन और लाइक चार्जेस आर एट मैक्सिमम सेपरेशन आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है आपका, पास में हो, है ना, और नेगेटिव नेगेटिव दूर में हो, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या हो, दूर में हो। ठीक, अब चलो एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, देखो ये क्या है आपका, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, और क्या है आपका, ये नॉन पोलर है, इसका ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, लेकिन ये क्या है आपका, पोलर है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हुआ है। कार्बन को देखो कहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, टेट्रावैलेंट है ना, तो ये हो गया। चलो एग्जाम्पल्स देखते जाओ। उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो ये जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना, यू वर आस्किंग मी ना, आप मुझसे पूछ रहे थे वही चीज़ है। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पे रहेगा तो वो आपका क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा। आई बात समझ में? जो हमने वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है, कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज उस पे होना चाहिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये यही रूल्स का ही पूरा वो है आपका, एग्जाम्पल्स है, ठीक है, यू जस्ट गो थ्रू इट लेटर ऑन। आगे क्या है, एरोमेटिसिटी है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था, एरोमेटिसिटी में आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, एरोमेटिसिटी में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो साइक्लिक होंगे, बताया था, जो कि प्लेन हो, प्लेनर पे हो, जिसमें आपका कॉन्जुगेशन हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन होता जाए, ठीक है, अल्टरनेट होते जाएं। उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करे, हकल्स रूल को फॉलो करे, बताया था ना, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक क्या होंगे आपके, साइक्लिक होंगे, प्लेनर होंगे, कंप्लीटली कॉन्जुगेट वो भी होंगे, ठीक है, लेकिन वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लो, पूरे एग्जांपल्स नहीं करा पाएंगे, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, ठीक है। तो ये देख लो ज़रा सा, जैसे यहाँ पर है साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर भी है, ओके, साइक्लिक रेजोनेंस भी दिखाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो रेजोनेंस भी शो कर लेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। यहाँ पर देखो ये भी, ये नेगेटिव है और यहाँ पर आपका क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 and 2 4 हो गए, दैट मीन्स इट इज योर एंटी एरोमेटिक। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इसको आप काउंट करके कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द एम इफेक्ट ऑफ द 2 ग्रुप्स, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखो, प्लस एम इफेक्ट, कंपाउंड दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, वही प्लस एम इफेक्ट यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डोनेट करेगा, इसको हम बोलेंगे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है।
इसमें क्या होगा आपका लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स आएंगे। भाई क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देना है ना, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो NH2 OH ये सब एग्जांपल्स किसके हैं आपके, प्लस M इफेक्ट के। माइनस M इफेक्ट में आ जाओ, ऐसा ग्रुप जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे वो प्रेजेंट हो, ठीक है, कॉन्जुगेशन। जो ग्रुप आपका विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन से, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, ठीक है, दैट इज योर माइनस M इफेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट यू कम टू द नेक्स्ट वन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपको हम जो कल बता रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। देखिए, जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कितने आपके सिग्मा, ये आपका क्या है, अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है ये, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से आपके तीनों हाइड्रोजन जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके अल्फा हाइड्रोजन। तीनों अल्फा हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं, आपके टूट सकते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड। फ्री रेडिकल भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और पाई बॉन्ड भी हो सकता है। इस तरह का जब आपको देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब बॉन्डिंग नहीं है। देखो यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, गायब हो गया, दिखा, इसका बॉन्ड यहाँ का क्या हो गया, टूट गया, ये यहाँ पर जाकर ऐसे हो गया था, फिर यहाँ पे इसका बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विदाउट दैट H+ आयन। तो इस तरह से क्या होता है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जितने ज़्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ठीक है, जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप बात करो कि इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा, तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही निकल पाएगा। जैसे यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, देखिए 1, 2 and 3, यही है ना, ठीक है। तो यानी इसका कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, 3 बनेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्ब कैटायन। यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात करते हो तो यहाँ पर प्लस H इफेक्ट, यानी कि कितने हाइपर, इसको एक चीज़ और से भी बोल सकते हो, कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप भी लगा सकते हो, वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू देखना चाहते हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर पूछता है कि कितना यहाँ पर वो है आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पर गिनो, 3 इसके हो गए, 3 है ना, यहाँ पर 3 इसका हो गया और 3 इसका हो गया, टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए ना, है ना, बात नहीं। यहाँ पर देखो 3 इसका हुआ और 3 इसका हुई, दैट मीन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर केवल यही एक अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा, कहाँ इसको नहीं लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ भाई, हाँ ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, देखो अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हो, है ना, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से बात करोगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स का मतलब जितने ज़्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, फ्री रेडिकल में भी क्या होगा आपका, फ्री रेडिकल देख लेना, उसके बाद क्या है और क्या बताना है। ये देख लो, नोट देख लो, ये इट इज इंपॉर्टेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, यानी दूरी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। दूसरा है ये परमानेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि ये किसी ग्रुप के कारण नहीं हो रहा है, कोई ग्रुप आके जुड़ रहा हो तब ये इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका अल्फा हाइड्रोजन पे, जो कि ऑलरेडी आपके उस पर क्या है, कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो ये आपका कैसा परमानेंट इफेक्ट होता है। जनरली इट इज मोर डोमिनेंट, ये ज़्यादा डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है और इंडक्टिव भी दिख रहा है, देन यू हैव टू गो विथ हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। फिर आपको डोमिनेंस खुद से सोचना पड़ेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है, इंडक्टिव भी दिखा रहा है, रेजोनेंस भी दिखा रहा है, किसके साथ हमको जाना है। तो अगर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों दिखा रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू गो विद द हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। ये जनरली डोमिनेंट होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, बट लेस डोमिनेंट देन मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस।
लेकिन जब आप रेजोनेंस और मेसोमेरिक को देखोगे तो उससे कम डोमिनेंट होगा ये, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, ठीक है। एच इफेक्ट का ऑर्डर अलग होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसकी क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बाय एच इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, ठीक। कैसे देखोगे, देखो यहाँ पर ये एक एल्कीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी सभी आपके क्या है, एल्कीन है। अगर मैं पूछती हूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो कैसे पता करोगे, आप अल्फा हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 3 and 3 6, राइट। यहाँ पर कितना हो गया, केवल ये है, ओनली 3 है ना, और यहाँ पर एक भी नहीं है ना। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इतनी साइड बाकी है, देखते हैं, चलो। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में आ जाओ, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं हम, किस में जोड़ोगे, एल्कीन में जोड़ोगे तो वो एल्केन बन जाएगा। तो उस समय जो आपकी हीट रिलीज होती है जब हम कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और ये किसकी उपस्थिति में होगा, कैटलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। निकल, किसी में निकल होगा, किसी में प्लैटिनम होगा, किसी में पैलेडियम होगा, ठीक है, ठीक। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन यानी कितना ज़्यादा रहेगा आपका, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आप उसको तोड़ोगे ना, पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तभी ना हाइड्रोजन आके जुड़ता जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, एल्कीन की घटती जाएगी, टूट रहा है ना, टूटता जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होनी है, घटती जाएगी, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे कितने, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, तो ये क्या होगा आपका, ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसको अब चलो इसको कर लेते हैं, फिर यहीं पे क्लास को फिनिश करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ एक कंसाइज में दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके होगा, प्लस एम इफेक्ट के, प्लस एच इफेक्ट के और प्लस आई इफेक्ट के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कार्ब केटाइन, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप क्या करोगे, देख लोगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स उसी से दिए हुए हैं, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल उसी का है, ठीक है। अब क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। पीडीएफ सेंड कर लिया, जस्ट गो थ्रू इट, डाउट होगा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वाली जो क्लास है वो थोड़ी सी रह गई, वो आज मैं शुरू करने वाली थी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक।